So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. And guys, this is संदीप भैया एंड फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लें। और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर है। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया या बीएचयू की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो रिलेटेड पूछा जाता है रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। अगर आपको रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, क्लियर कट समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने आज के कॉन्सेप्ट को, आज के लेक्चर को मिस कर दिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप मिस कर दोगे। आई कैन गारंटी इट, क्योंकि बिना इसके पूरे करंट में मजा नहीं आने वाला है। तो आपके लेवल पर अगर आप 12th में होते तो मैं बोलता कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है केवीएल एंड केसीएल। पर चूंकि आपके एग्जाम में केवीएल और केसीएल नहीं आता है, थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन होता है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, उसको हम ओम्स लॉ से ही कर लेंगे। तो अभी के लिए हमें, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो भी आप नोट करते चलिए, दैट इज रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर का रजिस्टर को कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे हम सीरीज में रजिस्टर को जोड़ते हैं, पैरेलल में रजिस्टर को जोड़ते हैं, तो सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान लेंगे। कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोग आ चुके हैं, प्लीज बता दीजिए। क्या मेरी शायद क्लियर नहीं आ रही है ना? एवरीथिंग इज ओके गाइस? बिटरेट कम आ रहा है क्या? सर इस बार सही में एकेटीयू का काउंसलिंग नहीं होगा। देखो, एकेटीयू की काउंसलिंग इस बार एचबीटीयू कराएगी, तो डोंट वरी फॉर दैट। जो न्यूज आ रहा है वो यही आ रहा है। 6800 kbps स्ट्रीम बिट रेट, 6800 kbps। वेट वेट, एक मिनट, एक मिनट का टाइम दीजिए। अभी वीडियो क्वालिटी कैसी है गाइस? हाउ इज द वीडियो क्वालिटी? इज इट इम्प्रूव्ड और नॉट? पहले से कुछ ठीक हुई? आई होप अब तो पहले से थोड़ी ठीक होनी चाहिए। क्लियर है? अरे नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है भाई, तुम काउंसलिंग में बैठ पाओगे, टेंशन मत लो। पहले देखते हैं।
ओके, यूपी आर्मी एफएफ करण पुंदीर सर, एएमयू बीटेक के लिए कितने मार्क्स चाहिए? करण पुंदीर, एएमयू बीटेक के लिए यू हैव टू रिक्वायर्ड ओनली 45 to 50 मार्क्स अगर जस्ट एंट्री लेना हो तो। ओके सैफ, सीरीज R1 प्लस R2 हाई डिजिटल नॉलेज, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो अब चल, मेरी गलती क्या थी, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर यू वांट टू से ब्रो। E to Z डिजिटल नॉलेज नहीं, मैंने किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव नहीं किया। जो लोग उदंडता कर रहे होंगे उनको रिमूव किया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि आप पढ़ने आए हो तो आप पढ़ाई करिए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अब जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा गाइस कि दिस सीरीज इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एएमयू, जामिया एंड सीएचएस। और अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फुल टू रिवीजन हो जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का आपसे बच के नहीं जाने वाला है, तो बिल्कुल इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आपको डेली लाइव फ्री क्लासेस डेली फ्री क्लास मिलेगा यूट्यूब पर, और आपको जो इसकी डीपीपी होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाती है, और हम लोग ऐप पर भी डाल देते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको इस संडे आपको पता होना चाहिए कि संडे टेस्ट है, और इस संडे टेस्ट का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड योर मैथ्स का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी का इस संडे आपका टेस्ट होने वाला है। क्लास नोट्स भी मैं ऐप पर डाल दूंगा, और आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप बन ही गया है। अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज फ्री पीवाईक्यू हम ऐप के थ्रू, ऐप के माध्यम से दे देंगे, और जो कि क्लास 11th और डिप्लोमा का है। और जामिया के पेपर्स को भी हम ट्राई कर रहे हैं, अगर सेपरेट हो पाता है तो हम उसे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, दीज आर योर स्टार फैकल्टी जो इस सब्जेक्ट्स में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम किसके बारे में पढ़ा था भाई साहब? हाँ, हमने किसके बारे में पढ़ा था? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बच्चा? पॉइंट, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। हम लोग लास्ट टाइम किसके बारे में पढ़े थे? एक बार जस्ट रिकैप मारिए। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था भाई साहब वोल्टेज क्या होता है, और मतलब पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल को किस में मापते हैं। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट चार्ज को लेकर आने में जो काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल के वो किसके इक्वलेंट होता है? वो पोटेंशियल, उस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होता है। और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल को लेकर जाऊं, या टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेकर जाऊं, तो ए से बी तक ले जाने में जो काम होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वलेंट होगा। ये बात हमने बोला था। और पोटेंशियल को किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं बच्चा बाटी? वोल्ट में मापते हैं। उसके बाद फिर हमने ओम्स का नियम देखा था। ओम का नियम क्या बोला गया था? ओम्स लॉ एक बार फिर से रिकैप करिए, रिवीजन बड़ा जरूरी है। अगर आप रिकैप नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो फिर आपकी बैंड बजनी फिक्स है। ओम ने क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने किसी एक वायर लिया था, और वायर में एक बैटरी लगाई। अब जब उन्होंने एक बैटरी लगाया तो भाई जैसे ही बैटरी लगाओगे करंट बहेगा। क्यों बहेगा? ये सब इसके पीछे की कहानी तुम जानते हो। तो इन्होंने देखा कि अगर बैटरी का मैं पोटेंशियल बढ़ाते जाता हूं, मान लो शुरू में V1 था, बाद में बढ़ा के V2 किया गया, फिर बाद में V3 किया गया, तो इन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं इस वायर में बहने वाली करंट भी बह रही है। लेकिन किस कंडीशन पर? जब टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था। तो अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो इसमें जो बहने वाली करंट होगी ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? इसके टर्मिनल के क्रॉस लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट इज आर। तो V इज इक्वल टू आई आर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। V इज इक्वल टू आई आर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस आर द, हमने एक एग्जांपल भी देखा था ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का कल एक एग्जांपल भी देखा था, और ये बात हमसे हुई थी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो V इज इक्वल टू आई आर। आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रजिस्टर जो है इसी के बारे में हमें पढ़ना है, और रेजिस्टेंस के बारे में और रजिस्टर के बारे में हमें पढ़ना है। अब रजिस्टर को किससे डिनोट करते हैं? ओम से डिनोट करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो तो एक बार बोल दो कि हाँ भैया चलो हम आगे बढ़ते हैं।
बोलो, यहां तक क्लियर हो तो बोलो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? सबका क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब ओम ने तो बता दिया कि वो जो कांस्टेंट निकल के आया वो रजिस्टर निकल के आया, लेकिन इसको हम फील कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस, मटेरियल में रेजिस्टेंस आता कहां से है? तो मैं बताता हूं कहां से आता है। देखो होता क्या है कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चा पार्टी? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ही तुम बैटरी लगाते हो तो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, एक नियमित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा सीधा मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है चुल। एक इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर मूव कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, कभी ये इधर मूव कर रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? कोलिजन कर रहे हैं, टकराव कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एटम से भी टकराव कर रहे हैं। किससे टकराव कर रहे हैं? ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी टकराव कर रहे हैं। अगर इस वायर के अंदर कोई आयन है तो उससे भी टकराव कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि वी वेलोसिटी से जा रहे थे, अब जितना तेज जाएंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा, लेकिन ये लोग टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी। तुम सोचो, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल लेके एक रोड पे जाएं लेकिन एक दूसरे को टक्कर मारते जाएं धीरे 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 धीरे, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी, उनकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी? घटती बढ़ती रहेगी। तो ये अगर वेलोसिटी घटेगी, अब जितना तेज इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज्यादा करंट बहेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी घटती रहे, घटता रहे, तो क्या होगा? सोचो, फिर अगर वेलोसिटी घटेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को आने में देरी होगी। अब इलेक्ट्रॉन के आने में देरी होगी तो क्या होगा? करंट भी कम हो जाएगा। तो ये जो करंट को कम करने का रीजन है, जो करंट को कम कर रहा है, कौन कम कर रहा है भाई? यही, ये जो टकराव, ये जो कोलिजन है, वही तो करंट को कम कर रहा है। और इसी कोलिजन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी कोलिजन की वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जो करंट को रेजिस्ट करता है। और किसी भी वायर के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होने का रीजन भी यही है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो रेजिस्टेंस क्या है, पहले इसको लिख लो। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, रेजिस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिसके वजह से यह धारा के प्रवाह का या करंट के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। दैट इज कॉल्ड करंट। Okay, are you getting my point? That is called electric resistance. Okay, so the property of conductor by virtue of which it oppose the flow of electric current or change is or charge. This is not charge, or charge is called इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? ये आवेश के प्रवाह का, ये चार्ज के फ्लो को या फिर करंट के फ्लो को क्या करता है भाई साहब? अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। और ये जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। अब रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी, और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। और चूंकि V इज इक्वल टू आई आर में ये जो R है ये ओम्स लॉ में बताया गया, तो ये जो R जो है इसकी SI यूनिट जो है क्या दे दी गई? ओम। ओम। वैसे तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? R इज इक्वल टू V बाई आई। इसको हम बोल सकते हैं ना वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अब ओम साहब को सम्मान देने के लिए इसको क्या बोल दिया गया? ओम बोल दिया गया। इसकी SI यूनिट क्या बोल दी गई? ओम बोल दी गई। और रजिस्टर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इसको चाहे ऐसे लगाओ सर्किट में, दिस इज ए एंड बी, या फिर बी को उल्टा करके ऐसे लगाओ, दिस इज ए एंड बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या चाहे तुम ऐसे लगाओ, दिस इज ए एंड बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन से रजिस्टर को कोई लेना देना नहीं है। तो कितने लोगों को समझ में आया रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो धारा के प्रवाह को, जो चार्ज के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू इट कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, ये होता क्यों है? तो भाई साहब ये होता इस वजह से है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के अंदर फ्लो करते हैं तो क्या करते हैं? लगातार मॉलिक्यूल्स के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करते रहते हैं? कोलिजन करते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं, जिसके वजह से उनके एनर्जी में लॉस होता है। अब उनके एनर्जी में अगर लॉस होगा तो फिर क्या होगा? अब मैं ही टक्कर मारूंगा, मेरी एनर्जी में लॉस होगा, तो मैं जिस काम को करने जा रहा था उसमें कमी आएगी।
अब मैं क्या काम करने जा रहा था, करंट क्या काम करने जा रहा था, करंट बैटरी के तरफ मूव करने जा रहा था। चार्ज क्या काम करने जा रहा था, चार्ज बैटरी की तरफ मूव कर रहा था ताकि करंट फ्लो हो सके। अब उसमें क्या हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है। अब ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है, ये प्रॉपर्टी जिसे हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, चार्ज से। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए एकदम खुला छूट मिल जाए, कहीं टक्कर ही ना हो या बहुत कम टक्कर हो, तो वहां करंट ज्यादा फ्लो होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए कम छूट मिले, जल्दी जल्दी टक्कर हो, बहुत भीड़ भाड़ हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा बच्चा पार्टी, वहां पे करंट कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो बच्चा पार्टी। वहां पे करंट फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा, वहां पे करंट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां का रेजिस्टेंस ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अच्छा तुम बताओ, अपने सोच से बताओ, एक वायर मोटा है, एक वायर मोटा है, ठीक, और एक वायर बहुत पतला है। इन दोनों में से सेम लेंथ के हैं, दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। अब मटेरियल सेम होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा। तो मटेरियल भी सेम है, बस ये है कि ये ज्यादा मोटा है और ये ज्यादा पतला है। तो तुम अपने सोच से बताओ, बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए, कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सोच के बताओ, मतलब कोई फॉर्मूला अभी यूज मत करो, फॉर्मूला के भाड़ में एक कॉमन सेंस से सोचो कि किसका रजिस्टर ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक ये रोड है और एक ये रोड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है कि नहीं। अब चूंकि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें भी मूव कर रहे हैं और इसमें भी मूव कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हें बताना है कि कहां ज्यादा आसानी से मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मोटे वाले में ज्यादा आसानी से मूव करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव करेगा तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। और जहां करंट बहुत, अब चूंकि रास्ता सकरा है, इस रोड पे बहुत कम कर, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मूव करेगा उतना टक्कर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टक्कर ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, करंट जो होगा, इस केस में करंट कम फ्लो होगा, और इस केस में रेजिस्टेंस जो होगा, इस केस में रेजिस्टेंस जो होगा ज्यादा होगा। क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस जो होगा ज्यादा होगा। और इस केस में रेजिस्टेंस कम होगा, इस कम में रेजिस्टेंस लेस होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो इसको काट के लिख लेना, चार्ज, टाइपिंग मिस्टेक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस भी दो तरीके के होते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या है भाई साहब, रेट ऑफ फ्लो को, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करना, अपोज करना, या करंट फ्लो ऑफ करंट को कम करना। लेकिन रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक। अगर ओम्स लॉ तुम्हें याद हो, ओम्स लॉ अगर तुम्हें याद हो, तो ओम में बोला गया था V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। और I भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बनाया था, तो V प्रोपोर्शनल टू I है, तो Y इज इक्वल टू MX टाइप का ग्राफ बन रहा था। तो जो मटेरियल या जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंस, और उनका IV कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है IV कर्व, या VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है VI कर्व, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं इस एक डायोड की बात करूं, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, आगे चल के पढ़ोगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। पीएन जंक्शन डायोड का किसका है भाई साहब, पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे देखो, भी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। नहीं पता एक्सपोनेंशियल क्या होता है तो छोड़ दो, लेकिन इतना तो तुम देख ही सकते हो कि लीनियर नहीं है, एक ऐसा नहीं है, ये लीनियर नहीं है। अब लीनियर नहीं है, इसका मतलब क्या, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं, ये ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों पार्टी, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अच्छा, जो ओमिक रेजिस्टेंस है बहुत सिंपल होता है। अगर ओमिक रेजिस्टेंस मान लो ऐसे है, दिस इज पॉइंट, इसका एक टर्मिनल ए है, इसका टर्मिनल बी है, इसको मैं उल्टा कर दूं ना, बी और ए, तो भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पहले आई करंट जा रही थी तो अभी भी आई करंट ही जाएगी। लेकिन नॉन ओमिक में फर्क पड़ता है।
अगर हम इसके पोलरिटी को रिवर्स करते हैं तो चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है सेम नहीं रहता है ना। इसमें क्या होता है, इफ यू रिवर्स पोलरिटी सेम करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ओमिक मैं तुम्हें समझाने की कोशिश तो मैं करता हूं, देखना। यह एक रेजिस्टेंस है, इसका एक टर्मिनल ए है एक बी है। अब इसमें पहले बैटरी ऐसी लगी थी, तो तुम बताओ करंट किधर से फ्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट किधर से फ्लो होगा, तो सर करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और ऐसे फ्लो होगा। अब क्या किया मैंने रजिस्टर को वही रहने दिया, अब इसकी बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो क्या होगा। अब चूंकि रजिस्टर ओमिक है तो अब भी करंट फ्लो होगा, लेकिन उतना ही करंट इधर से फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमिक में कोई दिक्कत नहीं है, इधर बैटरी थी तो इधर से करंट फ्लो हुआ, इधर बैटरी थी तो इधर से करंट फ्लो हुआ। लेकिन अगर नॉन ओमिक हो जाए, जैसे कि एक डायोड है, अब मैंने यहां बैटरी लगाई, दिस इज डायोड, इसको क्या बोलेंगे, एक डायोड है। आगे चल के पढ़ोगे डायोड क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, और इसका जो रजिस्टर होता है दिस इज नॉन ओमिक, नॉन ओमिक। अब जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो इसमें करंट इधर से फ्लो होगा, लेकिन 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 अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं तो देखना क्या होगा। अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, इधर से कर दिया, तो अब करंट नहीं फ्लो होगा, अब करंट ही नहीं फ्लो होगा, सर्किट ही टूट जाएगी, यहां से आगे करंट जाएगा ही नहीं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो देख रहे हो ओमिक का जो रेजिस्टेंस है उसमें अगर हम पोलैरिटी चेंज भी कर देते हैं तो बस करंट सेम ही फ्लो होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो होगा। पर जो नॉन ओमिक है, जो कौन सा है बेटा, जो नॉन ओमिक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं तो भाई साहब करंट ही चेंज हो जा रहा है। पहले करंट फ्लो हो रहा था, अब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये नॉन ओमिक और ओमिक पे है, जैसे अभी आगे तुम चल के पढ़ोगे आगे की ट्रायोड एक डिवाइस होती है, ट्रायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, मतलब ये इसके रेजिस्टेंस का, इसका मतलब इस पे अगर स्लोप लिया जाए तो रेजिस्टेंस का पता चलेगा। ये डायोड जो मैंने अभी दिखाया ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, यहाँ पे भी ओम्स लॉ नहीं लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर नहीं लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर सिर्फ और सिर्फ ओमिक वाले में ही लगेगा। और एक टार्च के अंदर एक जो बल्ब होता है उसका ग्राफ है, ठीक है। अब इस पे मैं ऐसा इसलिए ओमिक और नॉन ओमिक इसलिए बताया क्योंकि एक बार सवाल आया था, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बोल रहा है कि द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 करंट एलिमेंट आर शोन बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओमिक कंडक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा कंडक्टर है, कौन सा ऐसा मटेरियल है विच इज ओमिक, बोलो। इसमें से कौन सा ऐसा कंडक्टर है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि ओमिक है। 4 ग्राफ दिया गया है। अब जिसको ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पता ही ना हो वो कैसे लिख सकता है, कैसे सोच सकता है। अब इसको वही सॉल्व कर पाएगा जिसको आइडिया हो। अब बेसिक आइडिया ओमिक क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन ओमिक क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, खत्म बात। तो आंसर बताओ फटाक से। आई होप ऑल ऑफ यू आर enjoying the session, प्लीज 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 टेल मी, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलिए जनाब। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, हमें ही नहीं समझ में आएगा। हम भी तो हैं। ओके बताओ भाई, बच्चा पार्टी जल्दी बोलो। बहुत सारे बच्चों ने, मोहम्मद सैफ ने बोला सी सी सी। ओके हर्षराज इज सेइंग सी। हाँ ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ओमिक कंडक्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो करना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर मतलब क्या हुआ, Y इज इक्वल टू mx। अगर इसको Y एक्सिस पे रखा जाए और इसको x एक्सिस पे रखा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का अपना ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, थर्ड वाला ग्राफ है। ऑब्वियस सी बात है ये आंसर होगा। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये स्लोप जीरो बता रहा है, ये स्लोप जीरो बता रहा है। स्लोप जीरो का मतलब रेजिस्टेंस जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बता रहा है, कैसे, अरे देखो आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो इसका जो स्लोप होगा किसको बताएगा, 1/r को बताएगा। और यहाँ पे r की स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो 1/r 0 है, तो r क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ओमिक इज ओनली सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलो
अब थोड़ा सा बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। डिपेंडेंसी, फैक्टर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो हेडिंग पहले डाल लो सारे लोग। देखो पहली बात, रेजिस्टेंस क्या होता है सबको क्लियर है तो लिख लो। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो मान लो एक वायर है। अब हमें यही देखना है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं वायर का लेंथ ए है, लेंथ एल है, और वायर का जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए। अगर मैं वायर को ऐसे देखूंगा तो ऐसे ही दिखाई देगा। अगर ये वायर हो तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कल जैसा है, सर्कुलर जैसा है। अगर मैं इसको एज अ वायर समझूं, ये वायर मोटा सा बहुत आगे तक आ रहा है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कि नहीं। हर वायर का तो ऐसा ही होता है, पतला सिलेंडर ही तो है वायर, और क्या है। तो देखा ये गया आगे 12th में होते तो मैं प्रूफ करके भी दिखाता। देखा ये गया कि जो इस वायर का रेजिस्टेंस आर होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एल के। सोचो वायर जितना लंबा होगा, मान लो बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, और एक छोटा सा वायर है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, नॉट अ कॉन्सेप्ट। अब तुम बताओ, सेम नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के यहां आ रहे हैं और यहां से भाग के यहां आ रहे हैं, तो तुम मुझे बताना, मटेरियल सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम है। तो तुम बताना अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के आए तो जब बैटरी तक आएगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। ये जब आगे बढ़ेगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम बताना ये पहले बैटरी तक आएगा या इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले बैटरी तक आएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, छोटे वाले के इलेक्ट्रॉन्स पहले बैटरी तक आएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी बैटरी को क्रॉस कर रहे होंगे तो इसमें से करंट जल्दी जल्दी निकल रहा होगा, टाइम कम लग रहा है तो जल्दी जल्दी निकल रहा होगा। तो जो छोटा वायर होगा उसमें करंट ज्यादा बहेगा या जो बड़ा वायर है उसमें करंट ज्यादा बहेगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटे वायर में करंट ज्यादा बहेगा। अगर छोटे वायर में करंट ज्यादा बहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा। जहां करंट ज्यादा है वहां रेजिस्टेंस क्या है, कम, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, दोनों में एक ही बैटरी लगी हुई है। तो यहां से तुम एक बेसिक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, उसमें करंट उतना कम बहेगा, पहला। और दूसरा, एक और निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष कि जितना मोटा वायर होगा उतना ज्यादा करंट बहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ कम है ना, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उतना ज्यादा करंट बहेगा तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया। रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल है, लंबाई बढ़ाओगे वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा, आर प्रोपोर्शनल है किसके, एल के अपन ए के। अब भाई साहब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखोगे। अब एक कांस्टेंट जो आता है उसको बोलते हैं रो, तो दैट इज रो एल बाई ए। इस रो को हम एक नाम देंगे, एक प्यारा सा नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे रजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, रजिस्टिविटी। कुछ लोग इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कितने लोगों को समझ में आया व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। हाँ या ना, आर क्या है। अच्छा, तो अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर। पहला वायर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। दूसरा बात भी सही है। एक और फैक्टर पे तीसरा, रेजिस्टेंस रो पे भी डिपेंड करेगा।
तो रेजिस्टेंस, अब रो कैसे डिसाइड होगा, तो रो मटेरियल से डिसाइड होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल आल्सो, मटेरियल आल्सो। अच्छा ले, ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, और जितना बढ़िया मटेरियल होगा, मतलब जिसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना? ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? अच्छा तीसरा एक बात और मैं तुम्हें याद करा दूं कि ये जो रजिस्टिविटी होती है, जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी कैसे आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है, और रजिस्टिविटी जो होती है इट इज द, दिस इज द प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे चांदी की रजिस्टिविटी फिक्स है, ठीक है, गोल्ड की रजिस्टिविटी फिक्स है, वुड की रजिस्टिविटी फिक्स है, हर एक मटेरियल की अपनी फिक्स रजिस्टिविटी होती है। यह एक प्रॉपर्टी होती है, यह एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो रजिस्टिविटी को पहले हम डिफाइन करते हैं, रजिस्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मूले को ले लो। इफ अगर L की वैल्यू 1 मीटर हो जाए, ठीक है, और R की जो वैल्यू, A की जो वैल्यू है, A की जो वैल्यू है, A भी 1 मीटर हो जाए, देन तब क्या होगा, तो R जो होगा रो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, रो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर है ये, तो अगर कोई 1 मीटर का वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उस वायर के रेजिस्टिविटी के इक्विवेलेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इफ द लेंथ ऑफ, if a length of a wire is unit and cross section area of wire is also unit, then the resistance of that wire will be equal to its resistivity। बात समझ रहे हो? रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर 1 मीटर लेंथ का वायर हो और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर के रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, उस वायर के रेजिस्टिविटी के इक्विवेलेंट होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? अब चूंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किसी भी तरीके के लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, बट रेजिस्टिविटी एक और चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, नोट करके लिख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं कि अब चूंकि आर भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो मैं और चौथा पॉइंट लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस depends on temperature also। ठीक है, ये पॉइंट सारे लोग लिख लिए हो तो बता दीजिए। अगर सबने इस पॉइंट को लिख लिया है तो प्लीज बता दो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के। आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया या नहीं चल गया? प्लीज टेल मी गाइस। ओके ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है,
तो रजिस्टिविटी का मैं यूनिट क्या लिखूंगा, रजिस्टिविटी का यूनिट क्या लिखूंगा, तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, यहां से लिख लो, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होगा, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होगा, तो रो की वैल्यू जो हो जाएगी, रो की जो वैल्यू हो जाएगी आर ए बाई एल, आर को लिखेंगे ओम, ए का हो गया मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर ने मीटर स्क्वायर को मार दिया, दैट विल बी ओम मीटर। रजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर, रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। आरगड़े में पॉइंट सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना। तो पहले एक नोट डालो, पहले एक नोट डालो, सारे लोग एक नोट डालो, और एक नोट डाल के यहाँ लिखो, नोट डाल के यहाँ लिखो, सारे लोग एक नोट डालेंगे और नोट डाल के पहले यहाँ लिखेंगे। एक नोट डाल के पहले लिखो यहाँ, ये लिखो फॉर कंडक्टर्स, थोड़ा कंडक्टर्स के लिए लिखना। मैं तुमसे पूछूंगा है ना, मैं तुम्हें सिंबल के टर्म पे लिख रहा हूं कि अगर मैं किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे अगर मैं किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, बताओ करो। अगर मैं किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, सारे लोग बताओ, सारे लोग बताओ। फजीला प्लीज टेल मी, टिकटो फनी एंड गौरव एवरीवन, करण पुंदीर, सारे लोग बताओ। अगर किसी में रेजिस्टेंस का अगर मैं किसी कंडक्टर का, अगर मैं किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं तो ये बढ़ेगा या घटेगा, मतलब लेंथ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में फर्क पता चला कि नहीं, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में फर्क पता चला कि नहीं। रजिस्टिविटी क्या है, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जो ये डिसाइड करेगी कि इसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जो ये डिसाइड करेगी कि ये कितना बढ़िया कंडक्टर है। जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और उसका कंडक्टेंस कम होगा, उतना खराब कंडक्टर या उतना बैड कंडक्टर माना जाएगा। रजिस्टिविटी ये चीज है। रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस शेप पे, साइज पे, इन सब पे डिपेंड कर रही है, पर रेजिस्टिविटी इनके शेप साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज होगा, नो सर, नो चेंज। अच्छा, अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, लिखो, बताओ सारे लोग सोच के बताओ। अगर ये टू जेड डिजिटल नॉलेज, अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, सर रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूं तो, मटेरियल चेंज कर दूं तो सर अगर मैं मटेरियल चेंज कर देंगे अगर आप, तब तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा और रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, एक बात और, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, लिख लो इधर कहीं, कंडक्टिविटी भी लिख लो। कंडक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। दिस इज द अपोजिट ऑफ रजिस्टिविटी या इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, है ना। सिग्मा की वैल्यू होगी 1/ρ, सिग्मा की वैल्यू होगी 1/ρ। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू की बात करूं तो क्या चेंज होगा लेंथ बढ़ाने पे, नहीं। एरिया बढ़ाने पे क्या चेंज होगा, नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज होगा, हाँ सर चेंज होगा, ये घट जाएगा। और मटेरियल चेंज करेंगे तो ये तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की।
कई बार सवाल थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ देता है। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, अगर मैं तुमसे सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करूं, ऐसे मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे मटेरियल होते हैं, आई होप तुम्हें पता होगा। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर का काम करते हैं, पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, जब जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो धीरे धीरे एज अ थोड़ा बहुत कंडक्टर का काम करने लगते हैं, करंट को पास होने देते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, हम इफ अब चूंकि सारा खेल किसका है सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर का, तो हम यहां पे इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी के लिए याद, अभी के लिए याद रखो, तुम सोचो लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ये कैसे काम कर रहा था, इंसुलेटर था या कंडक्टर था? सर इंसुलेटर था। और हाई टेम्परेचर पर क्या था, जब टेम्परेचर हाई किया तो कंडक्टर बन गया, कैसा काम किया, इंसुलेटर जैसा या कंडक्टर जैसा? सर कंडक्टर जैसा काम किया। तो टेम्परेचर को जब हम बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या रेजिस्टेंस घट रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है बोलो? पहले करंट पास नहीं हो रही थी, इंसुलेटर था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इंसुलेटर से कंडक्टर जैसा काम करने लगा, करंट को पास होने देने लगा। तो बताओ सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है या घट रहा है? सर इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा से कम हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तो नोट डाल के रखो कि रेजिस्टेंस decreases in case of semiconductor device या semiconductor material। किसके केस में, सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में। कुछ सेमीकंडक्टर का नाम बताओ तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी क्या हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो इन केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर resistance decreases in case of semiconductor after increasing the temperature, after increasing the temperature। कितने लोगों को समझ में आ गया ये सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का मसला, कितने लोगों को समझ में आया? देखो सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा हो रहा है, सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा हो रहा है, जबकि कंडक्टर के केस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस, ओके। चलो तो हम पहले बात करते हैं, देखो अब समझना, रजिस्टिविटी के आधार पे, अब चूंकि हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है रजिस्टिविटी, तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे मटेरियल को तीन भागों में बांटा गया। पहला लेस रजिस्टिविटी, दूसरा मॉडरेट रजिस्टिविटी, और तीसरा हाई रजिस्टिविटी। तो ये क्या है, लेस रजिस्टिविटी, ऐसे ऐसे डिवाइसेस जिनकी रजिस्टिविटी बहुत लेस हो, तो इस कैटेगरी में सारे के सारे कंडक्टर्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, कंडक्टर्स। हर मटेरियल को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया भाई, एक लेस रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल, एक मॉडरेट रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल, और एक हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल। तो लेस रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल का क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस लेस होता है, और एक कंडक्टर कहलाते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, और तुम्हारा कॉपर, और जितने भी मेटल्स हैं, क्या क्या हो गए, मेटल्स हो गए, ये सारे के सारे लेस रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल होते हैं। मॉडरेट रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल कौन से होते हैं, तो ये जो हमारे एलॉय होते हैं वो सारे के सारे मॉडरेट रेजिस्टिविटी, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर से ज्यादा होता है पर इंसुलेटर से कम होता है। और तीसरा हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल। अब हाई रेजिस्टिविटी में कौन से आ जाते हैं, इंसुलेटर आ जाते हैं। इसमें क्या करती है, करंट डज नॉट फ्लो, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इनकी रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है।
यहाँ पे करंट कोई फ्लो नहीं करती है ड्यू टू रेजिस्टिविटी हाई। तो यहाँ पे जितने इंसुलेटर हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे टेबल देख सकते हो कि ये मेटल्स हैं, मेटल में कुछ मेटल्स का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ इतना कम है। कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸। टंगस्टम की रेजिस्टिविटी 2.1 इंटू 10⁻⁸ है। और आयरन जो लोहा होता है उसका भी 9.7 इंटू 10⁻⁸ है। अब सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी इनमें से सबसे ज्यादा कम है। देखो इसका 10 के आसपास है और उसका 1.6 के आसपास है। अब 1.6 समझ रहे हो, 10⁻⁸ मतलब 1.6 अपान, ये कितना छोटा नंबर है, 1.6 अपान 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना वाला भाग, इतना वाला पार्ट, इतना छोटा इसकी, इतनी छोटी इसकी रेजिस्टिविटी है, इतनी छोटी इसकी रेजिस्टिविटी है। और एलॉय जो होते हैं जैसे नाइक्रोम, अब मैंने कल बताया था कि हीटर में नाइक्रोम वायर क्यों यूज होता है, बताओ हीटर में नाइक्रोम वायर क्यों यूज होता है, कोई बताएगा मुझे? हीटर में नाइक्रोम क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो है काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनके। अब तुम बोलोगे कि सर इस हिसाब से तो इंसुलेटर की भी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या चाहिए, आप बोल रहे थे कि हीटर में ऐसा वायर चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, ज्यादा हो। तो देखो हमें ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी चाहिए कि करंट फ्लो हो सके। अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा लेके क्या खाक उखाड़ोगे, है कि नहीं? तो अब चूंकि एलॉय में करंट फ्लो होता है लेकिन इंसुलेटर में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, तो इंसुलेटर को हम एज अ हीटर नहीं यूज कर सकते, करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस इज जर्मेनियम एंड दिस इज सिलिकॉन। तो ये मैग्नीज और नाइक्रोम हमारे एलॉय हो गए और ये मेटल हो गए। अच्छा, डायमंड की रेजिस्टिविटी देखो कितनी ज्यादा है, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब हमें पता है कि ग्रेफाइट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायमंड में कोई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो तुम्हें आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये हमारा फ्यूज का वायर है, ये हमारा फ्यूज का वायर है। और ये टंगस्टन कहाँ यूज होता है? टंगस्टन हमारे बल्ब के वायर में यूज होता है। बल्ब में भी तो टंगस्टन लगा होता है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इस बिहाफ पे मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया। अब तुम बोलोगे अरे सर इतना पढ़ा रहे हैं, ये सब आता भी है? तो अभी मैं बताऊंगा। एएमयू 2011-12 में एक सवाल आया था, चलो एएमयू, अब जो अभी इससे पहले मैं जो बता रहा था, जिस बंदे ने उसको पढ़ा होगा, थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, वो समझ जाएगा कि सवाल यहीं से आता है। हम जो पढ़ाते हैं उससे बाहर का सवाल नहीं आता है, और हम तुम्हें बाहर का एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं देते हैं, फालतू का ज्ञान नहीं देते हैं, टू द पॉइंट ज्ञान देते हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसका हर एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए, उसका हर एक पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए, हर एक पॉइंट तुम्हें रट्टा होना चाहिए, तुम्हें हर एक पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो एकदम बेसिक सवाल आ गया कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ डायमंड एट 20°C विल बी द ऑर्डर ऑफ, इसमें से किसके ऑर्डर में होगा? अब इस लेक्चर के पहले तुम में से 80% लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, अगर दिमाग नहीं होता तो। वैसे दिमाग होता तो तुम तब भी कर सकते थे, बट अब कर लोगे 100%, आई गारंटी इट कि तुम कर लोगे। तो अब देखो, या 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला, या तो हमें याद हो कि सर अभी तो आप बताए थे डायमंड का जो होता है 10⁻12 के ऑर्डर का होता है, या फिर दूसरा तरीका कि सर डायमंड क्या होता है, डायमंड तो इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसमें सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी किसकी है? तो हाँ, इसी की है, इसी को पकड़ लीजिए, तो ये भी आंसर हो जाता। तो अगर तुम ऐसे आंसर मार रहे हो तो भी सही है, और अगर तुम्हें याद है डेटा कि सर 5 × 10⁻12 के अप्रॉक्स है, तो इसमें से सबसे ज्यादा इसके क्लोज ही है, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? तो तरीका भी सीखो आंसर करने का, आंसर सोचने का। अब 100,000 सवाल बन सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, अब मैं 1000 सवाल करा नहीं सकता हूं, लेकिन करना कैसे इसकी बुद्धि दे सकता हूं, तुम्हें दिमाग दे सकता हूं, है कि नहीं? मैं गाड़ी चलाना मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन अब पूरे इंडिया में इतने सारे रोड हैं, हर एक रोड पे ले जाके प्रैक्टिस तो नहीं करा सकता ना, कि हर एक रोड पे ले जाके प्रैक्टिस करा सकता हूं।
अलीगढ़ के मेडिकल रोड पे भी प्रैक्टिस कराऊं, एएमयू में भी प्रैक्टिस कराऊं, और तुम कहो कि भैया बिहार में भी ले चल के प्रैक्टिस कराओ, क्या पता नई जगह है ना, हम चला पाएंगे कि नहीं, तो फिर तो तुम मूर्ख हो। एक बार मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, बाकी चलाना तुम्हें है। प्रैक्टिस जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं करा दूंगा क्लास में, ठीक है। गौरव का आंसर सही है, फजीला का भी आंसर सही है, बहुत सही है बच्चा पार्टी। अच्छा, इस सवाल का आंसर करो, ये भी तुम्हारे एएमयू एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी, इसमें से कौन सा आंसर सही है? अगर हम मतलब रेजिस्टिविटी के बढ़ते क्रम में देखें तो कौन सा ऑर्डर सही है, अब सोच के बताओ। सारे लोग बताएंगे फटाफट फटाफट। अब देखो, कॉपर, नाइक्रोम, जर्मेनियम, वुड। हाई देखो, नाइक्रोम, कॉपर, तो अब पहले सवाल को समझना कैसे। नाइक्रोम अच्छा कंडक्टर है या कॉपर? सर नाइक्रोम तो खराब है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर से, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। जर्मेनियम भी खराब है कॉपर से, कॉपर, जर्मेनियम, वुड, नाइक्रोम ना, वुड तो इंसुलेटर हो गया, वो नाइक्रोम से अच्छा कंडक्टर कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत है। ये सही हो सकता है, कॉपर, कॉपर से खराब नाइक्रोम, क्योंकि कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद नाइक्रोम है क्योंकि ये एलॉय है, और उसके बाद जर्मेनियम, क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, और उसके बाद वुड, क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर है। तो इसका रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ए इज द आंसर। एकदम सिंपल सवाल था, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगानी थी। लोग कहते हैं कि ये डाटा रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, मैंने कोई रटवाया नहीं, मैंने तुम्हारे दिमाग में घुसाया, बुद्धि लगाना सिखाया। तो हर चीज रटो जरूरी नहीं है, लेकिन बुद्धि लगाना आना चाहिए। अगर दिमाग लगा के करोगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल, चलो सवाल करो। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, या सबके सब पे? मेरी वॉइस कम है क्या? साउंड लो है क्या? किस पे डिपेंड करती है गाइस? गौरव, देखो बहुत सारे लोगों ने बोला ई ई ई, गलत है। देखो, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे डिपेंड करती है ना। अब दो गलत हो गए तो ऑल ऑफ द एबव हो नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस पूछता तब, अगर रेजिस्टेंस पूछता तब, तो सर रेजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी, मटेरियल पे भी, सब पे, फिर ई आंसर होता, फिर आंसर होता। अगर तुमसे कंडक्टेंस पूछता तब, तो सब कंडक्टेंस जो है ये उल्टा है, कंडक्टेंस जो है उल्टा है किसके? रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस के। तो देख, कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पूछता तब, तो कंडक्टिविटी इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी अगर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी घटती है, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, तो कंडक्टिविटी भी सिर्फ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा।
देखो ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन सेंट्रल हिंदू स्कूल इन 2000 आई थिंक 16 या 17 में सवाल पूछा गया था। और देखो मोस्टली लोगों ने गलत किया था और तुमने भी गलत कर दिया। फजीला ऑल, हाँ बिल्कुल ऑल होता है। तो देख रहे हो तुम लोग कितना बेसिक सवाल तुम में से ज्यादातर लोगों ने गलत कर दिया है ना। तो ये सवाल आता है, ऐसे सवाल आते हैं छोटे छोटे सवाल, पर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। चलो अब एक सवाल करते हैं जो एएमयू 2013-14 में आया हुआ है, अपने एएमयू का पीवाईक्यू है। अब इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सोनिया शर्मा, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। यस टेल मी। ओके सवाल क्या बोल रहा है कि a nichrome wire has diameter of 0.5 mm and resistivity of 10 to the power minus 4 ohm meter। एक नाइक्रोम वायर है जिसका डायमीटर d जो है दैट इज 0.4 mm है, एंड इसकी जो रेजिस्टिविटी है रो है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 ओम मीटर है। अपने से बोल रहा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ 70 ओम। अगर रेजिस्टेंस आपको 70 ओम करना है तो आप लेंथ की वायर की लेंथ बता दीजिए, वायर की लेंथ बता दीजिए। हाउ कैन आई फाइंड इट, बोलो। तो सिंपल है, अगर हमें वायर की लेंथ पता करनी है तो हमें फॉर्मूला होता है, आप पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो लेंथ की वैल्यू यहां से हो जाएगी R इंटू ए बाई रो। मैं सबकी वैल्यू रखना शुरू करता हूं और मुझे यहां से लेंथ मिल जाएगा। R की वैल्यू कितना है 70 ओम, 70। ए की वैल्यू कितनी है तो देखो डायामीटर अपने को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो डायामीटर की वैल्यू है 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ। तो आर कितना हो जाएगा डायमीटर बाई 2, इसको हम भाग दे देंगे तो 1/4 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अबे जैसे ही 1/4 हो जाएगा तो मैं इसको लिखूंगा, इसका एरिया लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर क्या है एक सिलेंडर, एक पतला सा सिलेंडर है, और सिलेंडर का जो ये एरिया होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं लिख दिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इसको लिख लीजिए 22/7। आर की जगह पे क्या लिख लीजिए बच्चा पार्टी, आर की जगह पे लिख लीजिए 1/4 इंटू 10 टू द पावर, चूंकि mm में है ना तो -3 करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो 7×10 में 70, तो L की जो वैल्यू हो गई 10 गुणे 22 गुणे 1 मतलब 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो भाई साहब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 और 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 बटा 4 गुणे 10 की घात -6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चा पार्टी, मैं सही तो लिख रहा हूं ना, रो तो मैंने भूल ही गया, सॉरी मैं रो तो भूल ही गया हूं। देखो एल की वैल्यू मैंने लिख दिया आर, ए भी लिख दिया पाई आर स्क्वायर बाई रो, रो तो मैं भूल ही गया हूँ, रो की वैल्यू है 10 टू द पावर -4 ओम मीटर। चलो इससे हम बाद में भाग दे देंगे यहाँ पे 10 टू द पावर -4 ओम मीटर से। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा 55/4 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, मैंने सही तो किया। अब इसको सॉल्व कर लो, लगभग लगभग 100, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। इज इट राइट, इज इट फाइन गाइस। अरे भाग दे दो ना, देखो 4 एकम 4 1 हो गया, तो 4 3 12 और 12, और उसके बाद हो जाएगा इस 7 होगा, हाँ 13.75 होगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। 13.75 जो होगा 13.75, तो एक पॉइंट इधर ले लो तो ये हो जाएगा 137.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। आंसर कितना आ रहा है बच्चा पार्टी, सही आ रहा है। सोनिया शर्मा, डोंट वरी एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको एएमयू में एडमिशन लेना है तो कोई इशू नहीं है, क्लासेस चल रही हैं, आप रेगुलरली इसको स्टार्ट करो, लेक्चर्स देखना, डीपीपी लगाना और टेस्ट देना, ये 3 काम
स्टार्ट कर दो, और साथ ही साथ रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप चार चीज़ें कर रहे हो तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कैसे आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, आर की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया 70, ए की वैल्यू रख दिया, हाँ सर, पाई आर स्क्वायर। रो की वैल्यू रख दिया, तो रो की वैल्यू कितना है, 10⁻⁻⁴ ये रख दिया। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि गलत? कितने लोग का आ गया, कितने लोग का आंसर आ गया बच्चा पार्टी? अरे कितने लोग को समझ में आ गया और कितने लोग को आंसर आ गया? यस और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो यार। गाइस तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और लाइक कर दो यार, सारे लोग सेशन को लाइक करते चलिए। क्या समझ में आया या नहीं आया? मैं फिर से करूं क्या? ये तो बहुत इजी सवाल था यार, ये तो बहुत इजी सवाल था मेरे हिसाब से, बहुत इजी सवाल। सवाल में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। ओके गौरव, तो बच्चा पार्टी ये समझ में आ गया कि नहीं? अरे अरे मैं बता रहा हूँ, ये 0.5 है भाई, ये 0.4 नहीं है। वो मेरी गलती थी, हाँ हाँ, दैट वाज माय मिस्टेक। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ओके, डिजिटल नॉलेज अगर समझ में आ गया हो तो चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अब स्ट्रेचिंग ऑफ वायर है, इसका क्या मामला है कि देखो, एक वायर था ये, इसको खींच के लंबा कर दिया गया। अब लंबा करूंगा, खींच के लंबा करूंगा, तो ये बताओ सोच के, रेजिस्टेंस चेंज होगा या सेम रहेगा? बुद्धि से अपने बताओ। पहले 1 मीटर लंबाई का वायर था, मैंने उसको खींच के 2 मीटर लंबाई का वायर कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? और अगर चेंज होगा तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? सोच के बताओ, सोच के, अख्तर शाह सोच के बताओ। एकदम बेसिक बात है, एक रेजिस्टेंस है, मैंने उसको खींच के बड़ा कर दिया, अब खींच के दुगने हाइट दुगने लंबाई का अगर मैं कर दूं, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, इसका अंदाजा लगा के मुझे बताओ। बोलो, बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है। देखो सिंपल बात है, अगर हम इसको खींच के, इस वायर को खींच के बड़ा करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लंबाई पे डिपेंड करता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंपल बात है ना? और खींचेंगे तो वैसे भी वायर पतला होगा, और वायर को जितना पतला करिएगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाता है, ये बात तुम्हें पता होगा। अब स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे दो तरीके का सवाल बनता है। पहला, कि अगर सवाल में हमें लेंथ दे दिया जाए, और दूसरा सवाल बनता है अगर हमें उसका रेडियस दे दिया जाए। पहला होता है कि वायर को खींच दिया गया और उसका कुछ लेंथ दे दिया गया, और वायर को खींच के उसका हमें रेडियस या एरिया दे दिया गया, तो कैसे करते हैं? ठीक है, तो चलो इस सवाल को हम थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊं या डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलूं? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाऊं? चलो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलो इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लिख लो भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ, कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का? लेट मी कैलकुलेट द कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें सीधे सीधे कायदे के साथ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। पहला पहला सवाल, इफ लेंथ इज गिवन, अगर लेंथ दिया हो तब क्या होगा? तो देखो, एक वायर है, दिस इज द वायर जिसका लेंथ एल है। क्या है? लेंथ एल है, और इसका रजिस्टर आर है। सवाल ये बोल रहा है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, दिस इज L1, मैंने इसको खींच के
L2 लंबाई का कर दिया। अब मैं खींचूंगा तो रेडियस बढ़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि पतला हो जाएगा, लेकिन मैं मोटा बना रहा हूँ उसके बावजूद। बट मान लेते हैं पतला हो गया होगा खींचने के बाद से, और L2 लंबाई का हो गया होगा। या इसको कंप्रेस करेंगे तो मोटा हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो हमें L1 पता है, R1 पता है, कितना लंबा किया गया है ये पता है, हमें पता, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल रेजिस्टेंस। फाइंड द रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, वी हैव टू फाइंड इट। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे पहले हमें समझते हैं। इसका मेथड क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है पहले समझो। फिर अगर ये समझ गए तो एएमयू में जो सवाल आए हैं इससे रिलेटेड एक भी सवाल तुमसे नहीं फंसेगा, आई कैन गारंटी, सारे सवाल लगा लोगे। चलो, इसमें एक चीज सोचने वाली बात है, वायर ये था, हमने इसको खींच के कन्वर्ट किया इसमें, तो क्या चीज नहीं चेंज हुआ, इसका वॉल्यूम। क्या नहीं चेंज हुआ, इसका वॉल्यूम, क्योंकि वायर तो वही है ना, और इसका मास भी नहीं चेंज हुआ। मास और वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है, बाकी सब चीजें चेंज हो गई होंगी। इसका लेंथ चेंज हो गया होगा, एरिया चेंज हो गया होगा, पर इसका मास नहीं चेंज हुआ होगा, है ना। और मास नहीं चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी नहीं चेंज हुआ। तुम ही सोचो, तुम 10 किलो के आदमी हो, ठीक है, और पहले ऐसे खड़े हो, मैं तुमको खींच के मोट और पतला कर दूं, तो तुम क्या 20 किलो के हो जाओगे? नहीं, तुम तब भी 10 ही किलो के रहोगे, बस अभी मोटे हो, बाद में पतले हो जाओगे थोड़े, है कि नहीं। तो इसी तरीके से इसका मास चेंज नहीं होगा या इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना पहले कि वायर वॉल्यूम ऑफ दिस वायर विल कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ दिस वायर विल बी सेम या कांस्टेंट, और कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा। अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है। अच्छा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फार्मूला होगा A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ए भी वॉल्यूम होता है। अब जैसा फॉर्मूला, जैसा देश वैसा भेस हम करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का यही फॉर्मूला है ना, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कैसे होगा, तो हम लिखेंगे आर जो होगा रो एल बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ पे बताओ एरिया चेंज हमें क्या दिया है, एरिया दिया है या लेंथ दिया है? हमें एरिया दिया गया है या लेंथ दिया गया है? हाँ या ना? हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा गौरव नोट्स। हमें एरिया दिया गया है या लेंथ दिया गया है? बच्चा पार्टी, सर हमें लेंथ दिया गया है, तो एरिया को फिक्स कांस्टेंट में कर दो, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई एल आर रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो मैं बोल सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल है, एक कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूँ एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रो भी कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है तो रो कांस्टेंट है। लिख लो, सिंस रो एंड वॉल्यूम will be same in both case। इन दोनों केस में रो और वॉल्यूम सेम है, तो आई कैन से कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और अगर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है तो अब तो मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ कि आर वन अपान आर टू इज इक्वल टू एल के जगह पे एल वन का स्क्वायर और आर टू के जगह पे एल टू का स्क्वायर। हाँ या ना? यहाँ से मुझे आर टू की वैल्यू मिल जाएगी, आर टू विल बी आर वन एल टू स्क्वायर अपान एल वन का स्क्वायर। हाँ या ना? आंसर। हमें बस हमें ये फॉर्मूला नहीं रटना है, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? सर लुल कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? सर आई कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, देयर इज नो रॉकेट साइंस सर, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर ऐसे सवालों को बहुत इजीली मैं सॉल्व कर लूंगा, बस मेरे को आइडिया पता होनी चाहिए, बस मेरे को आइडिया पता होना चाहिए कैसे करना है। सवाल क्या दे रहा है, मेरे को सवाल बस बता दो, मेरे को मेथड पता है, मैं आराम से इसको सॉल्व कर लूंगा। अगर सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो।
बच्चा पार्टी, अरे तभी मुझे पता चलेगा चाचा, ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा, है ना? मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, या फिर तुमने मुझे अपने दिल में तो बसा नहीं रखा है कि मुझे सब कुछ पता होगा। ओके, क्या रिपीट करना है गौरव बताओ? हमें लेंथ बताया गया है कि लेंथ L1, एक L1 लेंथ का वायर था जिसका रेजिस्टेंस R1 था, इसको खींच के L2 लेंथ का कर दिया गया जिसका रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो आप बताइए R2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अब तो मैंने बोला कि R का जो फॉर्मूला है रो L बाई ए होता है। अब मुझे L पता था तो A नहीं पता है, A नहीं पता है कि कितना पतला हुआ है, तो मैंने ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिया तो A इंटू एल बन गया वॉल्यूम। तो R की वैल्यू हो गई रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर। अब हमें पता है कि रो और भी क्या है, रो बाई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मान लो R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वी, R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एल स्क्वायर है, तो मैं कांस्टेंट को हटा देता हूँ और प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह एल स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक, हाँ है ना, लगा सकता हूँ ना? तो उसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? R1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट L1 स्क्वायर, और दूसरे के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा R2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट L2 स्क्वायर। अब दोनों को भाग दे दो तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 बाई L2 का, L1 स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर। तो अब भागों देने से बचने से बढ़िया क्या है कि तुम देखो R प्रोपोर्शनल है एन L1 के, तो मैं केस 1 के लिए पहले वाले के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा R1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपान, दूसरे वाले के लिए लिखूंगा, रेशियो में तो ये सेम होंगे ना क्योंकि सी कट जाना है, तो R2 इज इक्वल टू L1 के और नीचे इसके करस्पॉन्डिंग एज इसका प्रोपोर्शनल है, ये लिख दिया L2 स्क्वायर, है ना? ये ट्रिक तो लगा ही सकते हो ना, ये ट्रिक तो लगा ही सकते हो, मैंने डायरेक्टली ट्रिक से लिख दिया, खत्म बात। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, है ना? एक सवाल दूं क्या? एक सवाल दूं, एक सवाल दे दूं इसी पे, एक सवाल दे देता हूं, चलो आ जाओ। इफ द इफ द वायर, ये चलो सवाल तो क्वेश्चन में ही आ जाएगा। केस दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड क्या था? केस सेकंड समझो, एक वायर था जिसका रेडियस R दिया गया है, जिसका रेडियस R1 दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस R था, बाद में इसको स्ट्रेच कर दिया गया, स्ट्रेच करने की वजह से इसका जो रेडियस है, ऑब्वियसली स्ट्रेच करूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, पर लेंथ हमसे नहीं दिया है, हमें दिया है कि इसका रेडियस जो हो गया है R2 हो गया है। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस अब कितना होगा? तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है। तो कैन यू फाइंड दिस, कैन यू सॉल्व दिस, कैन यू सॉल्व दिस गाइज? तो इसको भी सॉल्व करने का मेथड जो होगा, मेथड जो होगा सेम होगा। मैं तुम्हें मेथड सिखाता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि जो A इंटू एल जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, दोनों केस में कांस्टेंट होगा, इसलिए R का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। अब चूंकि मेरे को लेंथ नहीं पता है, एरिया बस पता है, तो मैं एरिया के टर्म में निकालने के लिए ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो R जो होगा वो होगा रो इंटू वॉल्यूम अपान ए की जगह पे लिख लो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R की जो वैल्यू हो गई ये हो गई रो वी अपान पाई स्क्वायर R के पावर 4। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये पूरा कांस्टेंट है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर के पावर 4 के। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? R1 अपान R2। अब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कौन है? R के पावर 4, तो इसका रेडियस R1 के पावर 4 और इसके उल्टे में जाएगा R2 के पावर 4। दिस इज द आंसर। R2 निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? R2 जो निकालूंगा वो लिखूंगा R1 इंटू R1 के पावर 4 अपन R2 के पावर 4। हाँ है ना? कितने लोगों को समझ में आ गया कि यस सर, वेरी इजी मेथड, वेरी सिंपल मेथड, आई कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम इन वेरी सिंपलर मेथड। अगर तुम्हें ये सच में समझ में आ गया हो ना,
तो आई मैं होप ये करूंगा कि तुम इस सवाल को लगा लोगे। इस सवाल को पहले करो। सोनिया जी, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सोनिया जी, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्लीज? गौरव जी, फजीला जुमैत, फजी, अख्तर जी, कैन यू सॉल्व? ओके, हाउ टू सॉल्व सॉल्यूशन? A wire of length L and resistance R is stretched to get the cross section of half. एक वायर है जिसका लेंथ L है एंड रेडियस R है। इसको खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है कि इसका जो ये रेडियस है ये R/2 हो जाता है। तो आप बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हाउ टू फाइंड इसका रेजिस्टेंस? मान लीजिए R है, अपने को R प्राइम बताना है, तो मैं लिखूंगा ऐसे कि R जो होगा किसके बराबर होगा? रो L/A के इक्वल होगा। अब चूंकि मुझे बताया जा रहा है कि रेडियस आधा हो रहा है तो रेडियस चेंज हो रहा है, तो मैं ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो R जो होगा वो ये होगा रो वॉल्यूम अपान पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो R की वैल्यू होगी रो वॉल्यूम अपान पाई स्क्वायर इंटू R की पावर 4। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के पावर 4। तो मैं लिख सकता हूँ R1 अपान R2 इज इक्वल टू इसका वाला रेडियस यहाँ R1 के पावर 4 और इसका वाला रेडियस R2 के पावर 4। तो R2 की जो वैल्यू होगी वो R1 की जगह R होगा और R1 की जगह पे R के पावर 4 अपान R2। तो R2 की जगह पे R/2 के पावर 4 लिख लीजिए। तो R के पावर 4 से R के पावर 4 कट जाएगा, 2 के पावर ऊपर चला जाएगा। R2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या आएगी? R2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इंटू 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 मतलब 16 R। मतलब हमने रेडियस R किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 के पावर 4 गुना बढ़ गया रेजिस्टेंस। तुम देख सकते हो रेडियस आधा करने पर, वायर को पतला करने पर आर रेजिस्टेंस का वायर 16 गुना बढ़ गया, 16R हो गया। और एक सवाल और जो एएमयू में जो पिछले के पिछले साल आया था, जो तुम्हें अब कर देना है, फटाक से सॉल्व करो। गौरव एंड हर्षराज, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल having length L and cross section area A has the resistance of 4 ohm। अब एक वायर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल? अब इसका मान लो रेजिस्टिविटी रो है, तो एक और मटेरियल के बारे में बात बताइए कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा इफ द सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम हो तो उसका रो भी सेम हो जाएगा, और अगर लेंथ आधा हो L/2 हो और क्रॉस सेक्शन क्या हो 2A हो। लो सॉल्व करो। तो क्या बोलोगे सर? R इज इक्वल टू होता है रो L/A। तो मैं लिखूंगा पहले वाले के लिए, तो R की जो वैल्यू होगी वो होगी रो L और A। देखो R इज इक्वल टू रो L/A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? R प्राइम इज इक्वल टू रो L की जगह पे लिखूंगा 2L और L की जगह पे लिखूंगा L/2 और एरिया की जगह पे लिखूंगा 2A। तो R प्राइम की वैल्यू हो गई 1/4 रो L/A
और ये रोयल बाई ये ही तो आर है पहला वाला, और ये कितना है 4 ओम है, तो आर प्राइम की वैल्यू क्या हो गई 1/4 इंटू 4 ओम, 4 से 4 कट गया, आर प्राइम की वैल्यू आ गई 1 ओम, दैट इज द आंसर। क्या लुल्ल सवाल है यार, क्या लुल्ल सवाल है बच्चा पार्टी। एएमयू वाले कैसे सवाल पूछ रहे हैं, अब तुम बताओ। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुमसे सवाल ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल। तुम्हारे प्रीवियस ईयर पूरा अब तक एएमयू वालों ने जितना भी सवाल पूछा है, शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो मेरे नोट्स के बाहर का आया होगा। मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा गारंटी के साथ सब उसी के अंदर का आएगा। अब जिसे भरोसा नहीं हो रहा हो तो तुम ऐसा टीचर भले ढूंढ लो, है ना, और ढूंढ के आओ फिर तुम बताना, है ना। भले फ्री है, इसको फ्री मत समझना, फ्री समझ के फ्लावर नहीं समझने का, फायर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, लाइक ठोकिए, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक बेसिक बातें थी रेजिस्टेंस के बारे में। कल से हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और आज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर कल का है, तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, मैंने डीपीपी दे दी है, और आई होप कि आप लोग डीपीपी सॉल्व भी कर रहे होंगे, है ना। ओके, मैंने आप लोग को डीपीपी दे दिया, आई होप आप लोग को याद होगा। कहाँ है डीपीपी, डीपीपी कहाँ है, डीपीपी लगाना शुरू कर दो। मैं बता देता हूँ कौन कौन से सवाल तुमसे हो जाने चाहिए। अगर उतने सवाल नहीं लगा गया है तो बहुत कूटे जाओगे। अभी मैं बताता हूँ कायदे के साथ तुम्हें। बाकी सवाल तो तुम्हें बाकी सवाल कल के लेक्चर के बाद, हाँ मतलब ऑलमोस्ट अब सारे सवाल हो जाएंगे। आज के लेक्चर के बाद तो सारे हो जाने चाहिए, जो बचेंगे वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, देखो फजीला कह रही है सर डीपीपी सॉल्व हो गई। बड़ा चालाक बच्चे हैं, बड़ा जल्दी डीपीपी सॉल्व कर ली। आई एक्सपेक्ट भी मैं करता हूँ। देखो 30 सवाल डीपीपी में है, अब इसके बाद कॉम्बिनेशन के 30 सवाल दूंगा, तो तुम्हारे हो जाएंगे ऐसे 60-70 सवाल। हर चैप्टर के 70-80 सवाल ठोक के कराऊंगा, ताकि तुमसे क्या हो जाए, फुल्ली कॉन्फिडेंस आ जाए। और ऊपर से एएमयू का पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, एएमयू का पीवाईक्यू तुम ही से कराऊंगा, है ना, टेंशन मत लो। कहाँ चला गया डीपीपी, हाँ ये है तुम्हारा डीपीपी नंबर 2। ये तुम्हें ऐप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डाल देता हूँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना, ठीक है। हम्म, पहला सवाल फटाक से कर लेना, ठीक है। ओम्स लॉ पे बेस्ड है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये देखो सवाल, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीजेस रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बोलो बच्चा पार्टी। बहुत बढ़िया, अच्छा किया फजीला, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अच्छा किया कर लिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का ये सारे सवाल करते रहना, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन फलाना ढिमकाना, है ना। ये सारे सवाल अब तुम्हें करने हैं, कल के लेक्चर के बाद सारे सवाल हो जाएंगे, है ना। कल के लेक्चर के बाद यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। तो कल है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और तुम्हें सच में बहुत मजा आएगा कल के लेक्चर में। इसके बाद 30 क्वेश्चन की एक और डीपीपी दूंगा इस चैप्टर में, 3 डीपीपी दूंगा टोटल। एक पहले दे चुका हूँ बेसिक वाली, एक रेजिस्टेंस पे, और दूसरा रेजिस्टेंस एंड हीट पे, हीट एंड वर्क पे दूंगा। मतलब जो हम करंट फ्लो करते हैं तो उससे कितना हीट जनरेट होता है, और फिर बल्ब बल्ब वाले क्वेश्चन दूंगा। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस पे 3 ही डीपीपी से जो सवाल आएगा आएगा, और साथ में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। अब अगर तुम एएमयू पढ़ रहे हो तो एएमयू के साथ साथ जामिया और सीएचएस भी लगा सकते हो, सीएचएस कर रहे हो तो सीएचएस के साथ साथ एएमयू और जामिया भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी में पीवाईक्यू में तुम्हारे लगभग लगभग सवाल होंगे ऐसे 40-50, तो 30-40-50 तो वो मैं खुद ही यहीं करवाऊंगा, तुम ही से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। इसकी वैल्यू पता तुम्हें पता हो या ना हो, मुझे पता है ना। मेरे टाइम पे कोर्स काश होता, है ना, कोई ऐसा होता जो ऐसे पढ़ा देता आगे फ्री में, और इतने बेहतरीन ढंग से, पर नहीं था। बट कोई बात नहीं, हमारे वक्त पे नहीं था पर तुम्हारे वक्त पे है, तो इसका तुम सदुपयोग करो, है ना।
पेड में भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।